अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा सिविल प्रोसीजर कोड का सेकंड लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। सेक्शन 6 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के साथ डील करता है। लॉ ने डिफरेंट कोर्ट्स को डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन दी हैं, डिफरेंट पावर्स दी हैं और उन कोर्ट्स की लिमिट्स असाइन की हैं कि आप इस लिमिट तक के केसेस सुन सकते हैं और इस लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते। तो ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पावर और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट होती है, यानी कि कोर्ट किस लिमिट तक, किस हद तक किसी केस को डील कर सकता है। अब वो पावर जो है वो टेरिटोरियल नेचर की भी हो सकती है और पिक्यूनरी नेचर की भी हो सकती है। टेरिटोरियल नेचर से मुराद के डिफरेंट कोर्ट्स को ये बता दिया गया है कि आप इस एरिया के केसेस सुन सकते हैं और अगर ये सिचुएशंस हो तो आपके पास उस केस को सुनने की पावर है, अथॉरिटी है। और अगर इस एरिया से बाहर का अगर कोई केस आ जाएगा तो वो आप डील नहीं कर सकते, वो मुतलका अदालत जो है वो डील करेगी। वो जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 तक जो है वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में बताई गई है। अब सेक्शन 6 जो है वो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेट करता है। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है मालियाती दायरा इख्तियार, यानी कि कोर्ट्स को ये बता दिया गया है कि आप इतनी मालियत के दावे को सुन सकते हैं और इस मालियत से ऊपर के जो केसेस हैं उसकी ज्यूरिसडिक्शन या पावर आपके पास नहीं है, वो आप नहीं सुन सकते। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का हम मीनिंग देख लेते हैं। इसका मतलब है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट विद रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, कि अगर हम कोई दावा दायर कर रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू होगी, जो कीमत होगी, उसकी बेसिस पे हम किसी कोर्ट की पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को डिटरमिन करेंगे। अब वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि जब हम कोर्ट में दावा दायर करते हैं और कोर्ट को कहते हैं कि हमें ये रिलीफ जो है वो डिफेंडेंट से लेके दिया जाए, तो वो जो रिलीफ होगा वो होगा वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यानी कि अगर कोई बंदा ये दावा दायर करता है कि मुझे फलां बंदे से ये मेरा घर लेके दिया जाए, ये मेरी प्रॉपर्टी है और इस बंदे ने इसके ऊपर नाजायज कब्जा कर रखा है, तो वो जो घर की वैल्यू होगी, जो कीमत होगी, जो हम कोर्ट से मांग रहे हैं, उसकी बेसिस पे हम पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन देखेंगे। लेकिन अगर हम दावा दायर कर रहे हैं किसी घर के या किसी प्रॉपर्टी के रेंट के लिए, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू नहीं होगी, बल्कि वो जो रेंट हम उसके ऊपर मांग रहे हैं, जो रिलीफ हम मांग रहे हैं, उसकी बेसिस पे पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को डिटरमिन किया जाएगा। अब डिफरेंट कोर्ट्स को डिफरेंट पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन हासिल है, मुख्तलिफ मालियाती इख्तियारात हासिल हैं। अगर हम सिविल जज थर्ड क्लास की बात करते हैं तो उसकी जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो 1 मिलियन तक है। वो 1 मिलियन तक की कीमत के वैल्यूज के दावों को सुन सकता है। अगर कोई बंदा किसी केस में 1 मिलियन तक अगर रिलीफ मांग रहा है तो उस दावे का जो इख्तियार होगा वो सिविल जज थर्ड ग्रेड के पास होगा और 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक के जो दावे हैं उनके इख्तियारात सिविल जज सेकंड ग्रेड के पास होगा और सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, वो किसी भी कीमत का दावा जो है वो सुन सकता है। इसमें मैं आपको कोर्ट फी का तरीकाकार थोड़ा सा बताती चलूं। अगर हम किसी से 25,000 तक का कोई रिलीफ मांग रहे हैं तो उस पे कोर्ट फीस नहीं लगेगी। 25,000 से ऊपर तक के जितने भी केसेस हैं उन पे 7.5% के हिसाब से कोर्ट फीस लगेगी और मैक्सिमम कोर्ट फीस जो है वो 15,000 है। 15,000 से ज्यादा जो है वो कोर्ट फीस नहीं लगती। अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज्यादा मालियत की है और उसका 7.5% जो है वो 15,000 से ज्यादा बनता है तो उस सूरत में फिर वो ज्यादा नहीं लगेगी, मैक्सिमम 15,000 लगेगी। और 25,000 के अंदर तक अगर कोई रिलीफ है तो उस पर कोर्ट फीस नहीं लगेगी और 25,000 से ऊपर तक जो है वो 7.5% के हिसाब से लगेगी, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 15,000 लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सूट्स अगेंस्ट फेडरेशन, प्रोविंसेस और पब्लिक ऑफिसर, यानी कि अगर कोई दावा हमने फेडरेशन के, प्रोविंस के और पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ दायर करना है तो वो कोर्ट ऑफ अनलिमिटेड पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के पास उसका दावा दायर किया जाएगा, यानी कि जिस अदालत का अनलिमिटेड इख्तियार है उसके पास दावा दायर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इसमें वो कहता है कि अगर हम किसी अदालत में दावा दायर कर रहे हैं और बाद में वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू बढ़ जाए, मिसाल के तौर पर अगर हम कोई दावा दायर करते हैं जिसमें हमने डिफेंडेंट से 9 लाख रुपए तक का रिलीफ जो है वो क्लेम करना है, तो वो दावा जाएगा सिविल जज थर्ड ग्रेड के पास। लेकिन बाद में उस प्रॉपर्टी की या उस रिलीफ की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, तो उसमें वो कहता है कि बाद में अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसमें कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि फिर ये नहीं होगा कि हम उस दावे को वहां से उठा के और दूसरी अदालत में दायर करें, ऐसा नहीं होगा।
नेक्स्ट उसमें वो कहता है सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू नॉट पॉसिबल, जहां पे प्लेंटिफ को नहीं पता चलता कि मुझे कितना रिलीफ क्लेम करना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती या फिर उनकी मार्केट वैल्यू असरटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें लॉ कहता है कि प्लेंटिफ अपनी तरफ से सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू ऐड कर सकता है कि जो मैं रिलीफ क्लेम कर रहा हूँ उसकी XYZ इतनी वैल्यू है। जैसा कि डेफामेशन का अगर केस आ जाता है, प्लेंटिफ को नहीं पता चलता कि मुझे कितना रिलीफ मांगना चाहिए, तो प्लेंटिफ जो है वो अपनी तरफ से उसमें रिलीफ ऐड कर सकता है। नेक्स्ट उसमें वो कहता है कि ऑर्डर पास्ड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि अगर किसी अदालत की पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन बनती नहीं है, यानी अगर सिविल जज थर्ड क्लास के पास 1 मिलियन तक का दावा सुनने की ज्यूरिसडिक्शन है और हम उसके पास 2 मिलियन तक का कोई दावा दायर कर देते हैं, तो उस सूरत में उस कोर्ट के पास उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और वो जो दावा है वो जनरली नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, वो है अंडर सेक्शन 11 ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट। इसमें वो कहता है कि डिफेंडेंट को अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए कि भाई इस अदालत के पास दायरा इख्तियार नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से पहले डिसाइड किया जाता है, पहले देखा जाता है कि इस अदालत के पास दायरा इख्तियार है या नहीं है। तो अगर डिफेंडेंट को पता है कि इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करे कि इस अदालत के पास जो है वो दायरा इख्तियार नहीं है, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो ट्रायल चलने के बाद, डिसीजन लेने के बाद ऑब्जेक्शन रेज करती है, तो फिर वो नल एंड वाइड नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट्स के पास इतना टाइम नहीं होता। अगर उस अदालत ने वो फैसला मेरिट पे दे दिया है, तो वो सेम ट्रायल जो है इस बेसिस पे कि इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, दूसरी अदालत में दायर दोबारा से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसमें है रिटर्न ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 10। इसमें वो कहता है कि अगर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कोई दावा जो है सुनने की, तो उस सूरत में कोर्ट जो है उसको रिटर्न कर देगी कि भाई आप इसको प्रॉपर कोर्ट में जाके दायर करें। नेक्स्ट इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। इसमें वो कहता है कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बन रही और आप वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के लिए सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है वो बदनीयती से या तो ज्यादा लिख देते हैं या कम लिख देते हैं, तो उस सूरत में जो आपकी प्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। आज की स्टडी से हमें ये पता चला कि सेक्शन 6 जो है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के साथ रिलेट करता है। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होती है मालियाती दायरा इख्तियार कि डिफरेंट कोर्ट्स को लॉ ने डिफरेंट पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन दी है कि वो इतनी हद तक के दावों को सुन सकती है और इस लिमिट के बाहर के जो दावे हैं वो नहीं सुन सकती। अगर वो अपने इख्तियारात से ज्यादा मालियत के दावे सुनेगी, उनको ट्राई करेगी, उन सूट्स का जो डिसीजन होगा वो नल एंड वाइड होगा। लेकिन सेक्शन 11 ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट में वो कहता है कि अगर पार्टीज अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती एज टू द पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, तो वो जो डिसीजन है वो नल एंड वाइड नहीं होगा। नेक्स्ट उसमें वो कहता है कि अगर दावा दायर करने के बाद सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो उस सूरत में ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर किसी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू को असरटेन नहीं किया जा सकता, तो उस सूरत में प्लेंटिफ अपनी तरफ से सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू को एडअप कर सकता है प्लेंट के अंदर और कोर्ट को जो है वो वैल्यू एक्सेप्ट करनी पड़ती है। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।